यूनिक साइंस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बताएंगे वर्ग 10 क्लास के भौतिकी से पाठ दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें हमारा पॉइंट होगा लेंस। लेंस क्या है? तो लेंस दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम का एक टुकड़ा होता है जिसका कम से कम एक पृष्ठ वक्रित रहता है। फिगर से समझिए, यानी लेंस का परिभाषा है कि दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम का एक टुकड़ा होता है जिसका कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम ले लिए तो यहाँ लेंस हो गया, ये लेंस हो गया, ये भी लेंस हो गया, जिसका ये एक सीधा हो गया तो ये भी लेंस हो गया, जिसका कम से कम एक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, यानी एक पृष्ठ वक्रित भी लिख सकते हैं कि एक पृष्ठ वक्रित हो। अब लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला उत्तल लेंस, तो उत्तल कहने से भी लग जाता है, जैसे मान लो कि जिस लेंस का बीच वाला भाग क्या हो, मोटा हो, देखिए यहाँ मोटाई ज़्यादा है, और किनारे वाला भाग पतला हो, तो उसे हम कहते हैं उत्तल लेंस। दूसरा है अवतल लेंस, जिस लेंस का बीच वाला भाग क्या हो, पतला हो, और किनारे वाले भाग मोटा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस। दोनों का परिभाषा लिखे हुए हैं। अब इसमें बीच में मोटा तीन तरह का हो जाता है। एक तो दोनों तरफ उठा हुआ है, और एक तो यहाँ देखते हैं कि ये सीधा है और एक साइड से ये क्या हुआ है, उठा हुआ है, तो ये बीच में भी मोटा हो गया, किनारे पर पतला हो गया। तो एक वो समतल है तो समतलोत्तल कहलाता है, दोनों बगल उठा हुआ है तो उभयावोत्तल, इसको बाइक कन्वेक्स कहते हैं। ये एक प्लेन है, उठा हुआ है तो बाइक कन्वेक्स हो गया, एक प्लेन है तो प्लेनो कन्वेक्स हो गया। और देखते हैं कि दोनों ये अवतल, दोनों दबा हुआ है तो ये अवतल लोतल लेंस हो गया। इसमें भी देखिए बीच में मोटा और किनारे पर पतला है। उसी प्रकार अवतल लेंस में भी बीच में पतला और किनारे पर क्या हो, मोटा हो। इसमें बीच में मोटा है, किनारे पतला, इसमें बीच में पतला और किनारे मोटा, तो इसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। इसमें देखिए यहाँ इसका भी उभयावतल होता है, दोनों दबा होता है तो उभयावतल। एक प्लेन होता है तो समतला वतल होता है। देखिए ये दोनों एक ही चीज़ है, ये समतला उत्तल हो गया, ये अवतल हो गया। यहाँ देखिए यहाँ बीच में क्या होता है, किनारे पर मोटा हो गया है, अब बीच में क्या हो गया है, देखिए पतला हो गया है, तो इसे उत्तला वतल कहते हैं। तो इसके तीन गो पार्ट हो गया, अवतल और उत्तल लेंस के। अब हम देखेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या है, तो ये देखते हैं कि ये लेंस जो बना है किसी गोले से बना है। यहाँ भी देखिए इस लेंस को अगर ये टुकड़ा काटा गया है तो किसी गोले से, इसको भी देखिए तो टुकड़ा किसी गोले से, इसको भी एक किसी गोले से काटा गया है, यहाँ भी किसी गोले से काटा गया है। तो लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये लेंस हो गया, और इस लेंस इस गोले का एक भाग है, यह इस गोले का भाग है। लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इस तरह से हमारा वक्रता केंद्र कंप्लीट हो गया। तो किसी भी लेंस में दो सतह होते हैं, इसीलिए दो वक्रता केंद्र होते हैं, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर की संख्या कितनी होती है, दो होती हैं। अब हम चलेंगे प्रधान अक्ष। तो प्रधान अक्ष क्या है, लेंस के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि यहाँ लेंस हो गया ये, तो इस लेंस का वक्रता केंद्र इधर हो गया और इस सतह का वक्रता केंद्र इधर हो गया, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। तो इसको मिलाने वाली जो रेखा है, इसी रेखा को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। बहुत सिंपल परिभाषा है। लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली, ये लेंस हो गया, इसके वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है फोकस या मुख्य फोकस। तो फोकस के लिए क्या कीजिएगा, लेंस के प्रधान अक्ष पर जैसे मान के चलिए कि यहाँ एक लेंस हो गया, एक और यहाँ लेंस ले लीजिए,
ये उत्तल लेंस ले लिए, ये अवतल लेंस ले लिए। तो लेंस के प्रधान अक्ष पर स्थित, लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर, यहाँ देखिए लेंस के ये प्रधान अक्ष हो गया, प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तित होने के बाद, देखिए आ रही है प्रकाश की सभी किरणें, लेंस से अपवर्तित होने के बाद एक बिंदु पर अभिसरित होती हैं। एक बिंदु पर क्या होती हैं? ये अभिसरित होती हैं। तो इसी बिंदु को फोकस कहते हैं। या दूसरा परिभाषा, यहाँ से जब ये अवतल लेंस होगा तो ये सीधे ऊपर निकल जाएगी किरणें, इसको बैक करेंगे तो यहाँ होगी, ये किरणें सीधे निकल जाएगी, इसको बैक करेंगे, फिर इधर से ये किरणें इधर निकल जाएगी। तो इसको ये जो होती हैं ये अवतल लेंस का फोकस होगा। तो देखिए दोनों को परिभाषा कैसे इस फिगर द्वारा हम बता रहे हैं। ये प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर अभिसरित होती हैं, यहाँ मिलती हैं तो इसे अभिसरित कहते हैं, अभिसरित होती हैं या किसी बिंदु से अपसरित होती हैं। देखिए यहाँ से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं, क्योंकि ये टूटी लाइन द्वारा हम दर्शाते हैं। तो अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं तो इस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। यहाँ इसका फोकस इधर होगा, इसका फोकस इधर होता है। तो आप लोग देखिएगा उत्तल लेंस का फोकस इस साइड में होगा, अवतल लेंस का फोकस इधर हो जाता है। तो इस तरह से आपको फोकस का परिभाषा कंप्लीट हो गया। तीसरा पॉइंट है प्रकाशीय केंद्र। प्रकाशीय केंद्र लेंस के प्रधान अक्ष पर, जैसे सपोज के लिए एक लेंस है, लेंस के प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के देखिए यहाँ परिभाषा इसका, लेंस के प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर, देखिए जिससे होकर लेंस से अपवर्तन के, लेंस से यहाँ प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के बाद दूसरे पृष्ठ से क्या हो जाता है? निकल जाती है। तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। परिभाषा देख लीजिए, लेंस के प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर प्रकाश की किरणें प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के बाद दूसरे पृष्ठ से निर्गत हो जाती हैं, प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा? प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। अब देखिए प्रकाशीय केंद्र कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि प्रकाशीय केंद्र जो होता है, ये ऑप्टिकल सेंटर जो होता है, कोई भी दूरी हम इसी से नापते हैं। उसके बाद हमारा एक पॉइंट आ जाता है कि लेंस का द्वारक। लेंस का द्वारक, जैसे लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को, लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं, एपर्चर ऑफ लेंस। तो फिर इसको एक बार और समझिए, लेंस का द्वारक, एक पॉइंट आता है परीक्षा में पूछ देता है कि लेंस का द्वारक क्या है। तो लेंस का द्वारक के लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। तो इस तरह से लेंस से संबंधित हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम करेंगे क्या कि जिस तरह से आप लोग दर्पण में देखें कि दर्पण में विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब का निर्धारण, उसी प्रकार हम इसमें बताएंगे कि उत्तल लेंस के सामने 6 स्थितियां होती हैं और 6 स्थितियों पर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो इसको देखिए, तो हमारा पहला पॉइंट है, जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच हो, उत्तल लेंस चल रहा है। तो उत्तल लेंस यहाँ है, उत्तल लेंस में आप देखिए इसको हम O कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र। इसका फोकस इधर होता है और यहाँ F डैश होता है, यहाँ 2F डैश होता है, इस सर भी हम 2F कहते हैं। यहाँ देखिए इसका फोकस इधर होता है। अब वस्तु इसमें 6 कंडीशन पर, पहला प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच यहाँ हम वस्तु रखेंगे। सही से समझ लीजिए 6 स्थिति के बारे में। दूसरा इसको O, यहाँ F, यहाँ 2F, यहाँ F डैश और यहाँ 2F डैश, वस्तु को F पर रखेंगे। तीसरा स्थिति F, 2F, F डैश, 2F डैश। चौथा स्थिति
एफ डैश 2f डैश और 2f। देखिए पहला स्थिति यहाँ है, 1 नंबर स्थिति यहाँ है, यहाँ से देखिए 2 नंबर स्थिति फोकस पर है, 3 नंबर स्थिति हमारा वस्तु को यहाँ रखेंगे, 4 नंबर स्थिति है वस्तु को 2f पर रखेंगे और 5 नंबर स्थिति और इधर बढ़ाते जाएंगे तो और 6वां स्थिति। तो यहाँ पहले इस स्थिति को देख लीजिए। इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको फोकस से होकर गुजारते हैं। सभी किरणों को हम फोकस से होकर गुजारेंगे, सभी किरणों को फोकस से होकर गुजारेंगे। देखिए बनाने के लिए सबसे सस्ता तरीका फोकस से गुजार देंगे, आसानी से प्रतिबिंब बना लीजिएगा आप। और इसके बाद इस किरण को एक को प्रकाशीय केंद्र से गुजारते हैं। यहाँ देखिए एक को प्रकाशीय केंद्र से, तो इधर फैलते जाएगा। इस किरण को आगे हम बढ़ाएंगे तो इधर इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा। इसको अगर हम फैलाते हैं तो इसके देखिए जाता है समांतर चला जाएगा, ये समांतर हो जाएगा, तो इसका मतलब कि ये अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। इसका अगर हम प्रकाशीय केंद्र O से लेकर के गुजारते हैं तो इसका इधर बनेगा प्रतिबिंब। फिर इसको हम प्रकाशीय केंद्र O से गुजारते हैं तो इस पर 2f पर बनेगा। फिर इसके बाद वाला हम गुजारेंगे तो साइड से होता जाएगा। देखिए अब यहाँ 4 स्थिति आपको बता रहे हैं। पहले बार स्थिति में जब वस्तु O तथा प्रकाशीय केंद्र और फोकस, इसको F डैश कहते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं प्रकाशीय केंद्र और फोकस को यहाँ लिख सकते हैं F डैश। तो इसके बीच रखें तो इसका प्रतिबिंब वस्तु के ओर ही, जिधर वस्तु है उधर ही कहाँ बनता है, काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। ध्यान रखिए प्रतिबिंब ये काल्पनिक है, सीधा कभी प्रतिबिंब जो बनता है वह काल्पनिक होता है, वो सीधा होता है। यहाँ देखिए, यहाँ अगर वस्तु को अगर फोकस पर रखते हैं तो ये चीज़ याद रखिएगा, फोकस वाले के अनंत, अनंत वाले का फोकस, ये दोनों हमेशा याद रखिएगा, चाहे वो दर्पण हो और चाहे लेंस हो। अनंत पर है वस्तु तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर, और वस्तु फोकस पर है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। और यह अनंत पर प्रतिबिंब बनता है, बहुत बड़ा बनता है, इसका प्रतिबिंब अनंत पर बहुत बड़ा बनता है जब फोकस पर हो। दूसरा कंडीशन फोकस, और ये इसमें वक्रता केंद्र हम दर्पण में कहते थे, इसको 2f डैश कहते हैं। यहाँ वक्रता केंद्र के जगह पर आप लोग 2f डैश भी लिख सकते हैं। तो f डैश तथा 2f डैश के बीच हो तो इसका प्रतिबिंब देखिए अनंत, पहले अनंत था अब घसकते आया, अनंत से कहा के 2f के बीच में, इसमें डबल वक्रता केंद्र होता है, एक इधर का और एक इधर का, तो अनंत और 2f के बीच बनता है। अब वस्तु को हम रख देते हैं किस पर, 2f पर, तो देखिए ये घसक करके आ गया, 2f पर रखें तो इसका प्रतिबिंब 2f पर बनेगा। और इस कंडीशन में दोनों का, वस्तु का ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों समान होता है, क्योंकि ये कहाँ बनता है, इसका प्रतिबिंब 2f पर बनता है। तो यहाँ हम आपको 3 कंडीशन, 4 कंडीशन बता दिए। अब यहाँ 5वां कंडीशन देखिए। 5वां कंडीशन में जब वस्तु 5वां कंडीशन है जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है। थोड़ा सा इसको देख लीजिए। वस्तु एक 5वां कंडीशन है, ये 6वां कंडीशन है। वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, वो है ये, यहाँ f डैश है और यहाँ 2f डैश है और यहाँ f है और यहाँ यहाँ 2f है, यहाँ f डैश है और यहाँ 2f है और यहाँ f है और यहाँ 2f है। तो देखिए इसमें वस्तु को आप कहाँ रखेंगे, इधर से पहल का स्थिति यहाँ था जो दिए हैं, दूसरा का इस पर, तीसरा इस पर, चौथा इस पर और 5वां इसका अनंत और इसके बीच में। अनंत और इसके बीच में है तो इसको भी हम वैसे ही खींचेंगे, कैसे, यहाँ से लेके आएंगे और एक फोकस से होकर के गुजार देंगे। और दूसरा ये तो प्रकाशीय केंद्र है, प्रकाशीय केंद्र से एक गुजारेंगे, देखिए इस
इसको प्रकाशीय केंद्र से जब गुजारते हैं तो प्रकाशीय केंद्र से गुजारेंगे तो यहाँ बनेगा, यानी इसका प्रतिबिंब जब इधर बढ़ते जाते हैं तो प्रतिबिंब इधर घसकते जाता है, और जो भी प्रतिबिंब नीचे की ओर बनता है, उल्टा बनता है, वह वास्तविक होता है। अब दूसरा चीज़ है कि अनंत पर, वस्तु को अनंत पर रख देंगे। अनंत पर रखेंगे तो एक बात ध्यान रखिएगा, फोकस से पर बनेगा। जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर, और जब वस्तु फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर। तो ये दो को कंप्लीट हो गया, और ये आपका कंडीशन तो हम बता दिए। तो इस प्रकार उत्तल लेंस के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब आप निकाल सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि वस्तु का प्रतिबिंब, अगर वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है तो वो काल्पनिक होगा और सीधा होगा, और वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो वो वास्तविक होगा, और उल्टा कंडीशन में बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है। अब हम चलेंगे अवतल लेंस में। देखिए अवतल लेंस में जिस तरह से दर्पण में भी, यहाँ ध्यान दीजिएगा एक पॉइंट, उत्तल लेंस में 6 स्थितियां होती हैं। अवतल दर्पण में, और दर्पण में अवतल और लेंस में उत्तल, दोनों में 6। लेंस में अवतल होगा तो इसमें 2 स्थिति होगी। तो जैसे में देखते हैं यहाँ लेंस, आप देखिए एक अवतल लेंस हो गया, ये अवतल लेंस हो गया। ये अवतल लेंस में यहाँ तो प्रकाशीय केंद्र O हो गया, सबका प्रकाशीय केंद्र O। अब ये जानते हैं कि इसमें कंडीशन है कि एक वो अनंत पर हो। पहला कौन है? जब वस्तु अनंत पर हो। तो जब वस्तु अनंत पर होगी तो इसका प्रतिबिंब सीधे यहाँ से तो ऊपर चला जाता है, तो इसको पीछे घसकना पड़ता है। जब वस्तु अनंत पर हो तो यहाँ से तो इसको पीछे घसकना पड़ता है, तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। एक ज़्यादा नहीं पूछता है, ज़्यादा पूछता है कौन? यहाँ जब वस्तु अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच में, इसको अनंत मान लेते हैं क्योंकि इस तरह हम नहीं मानते हैं, F और 2F नहीं मानते हैं। इसमें 2 ही कंडीशन होगा कि तो अनंत और एक अनंत और प्रकाशीय केंद्र। अगर यहाँ कोई वस्तु हो तो इसका प्रतिबिंब अगर इधर से निकल जाती है किरणें तो यहाँ फोकस से होकर के ये गुजरती हैं, और दूसरा हम प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजारते हैं। तो यही जो कटान होता है, तो ये अगर मान लीजिए ए बी वस्तु है तो यहाँ A डैश B डैश इसका प्रतिबिंब लेंस के वस्तु की ओर ही वस्तु से छोटा, काल्पनिक और सीधा बनता है। तो इसमें एक याद रखिएगा, ये पूछ सकता है कि वस्तु जब अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब बनाने के लिए बताइए, क्योंकि इसका फोकस तो इधर होता है, इसीलिए ये बैक मारता है यहाँ से। ये किरणें यहाँ जाती हैं, इस सतह से टकरा करके इधर निकल जाती हैं, तो इसको पीछे घसकाते हैं और एक को प्रकाशीय केंद्र से गुजारते हैं। दोनों के कटान बिंदु पर क्या बनता है? ये प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रकार आप लोग संक्षिप्त में उत्तल लेंस और अवतल लेंस से बने सभी स्थितियों पर प्रतिबिंब के गणना कर लिए आप लोग। मैंने विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तुओं के प्रतिबिंब हम बता दिए, और ये भी बता दिए कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। अब हम बताएंगे आवर्धन। आवर्धन के लिए समझिए थोड़ा सा, आवर्धन क्या है? आवर्धन जिस तरह से आप लोग पढ़े हैं कि दर्पण में कि बस प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु के ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को, वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। तो प्रतिबिंब का ऊंचाई क्या होता है? H2 बटा H1। ये क्या हो गया? आवर्धन हो गया। तो आवर्धन बराबर आप लोगों का निकल गया कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यहाँ एक पॉइंट और है कि इसमें m बराबर भी होता है V/U, जबकि दर्पण में m बराबर -V/U होता है, -V/U होता है। इसको भी संक्षिप्त में अगर हम बता सकते हैं, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ O, यहाँ F, यहाँ 2F डैश, यहाँ हम लेंगे F, यहाँ ले लेंगे 2F। तो ये डैश हैं। हम वस्तु को सपोज के लिए यहाँ रख देते हैं,
और यहाँ फोकस से होकर गुजारते हैं और एक प्रतिबिंब से यहाँ से ऐसे गुजारते हैं, तो यहाँ प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब यहाँ बनता है। शॉर्ट में हम बता देते हैं इसको ए बी, और यहाँ भी ले लीजिए ए डैश बी डैश। तो आप देखिए यहाँ क्या करेंगे, एक तो यह त्रिभुज हम यहाँ से ले लेंगे, ये त्रिभुज ए बी ओ, त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में, तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में। ध्यान से समझिए, त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में, तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा। यह कोण इसके बराबर, यह कोण इसके बराबर, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो भुजाएं क्या हो जाएगी, समानुपाती हो जाएगी। तो भुजाएं समानुपाती हो गई, इसका मतलब क्या कि यहाँ हो जाएगा ए डैश, इसका ले लेंगे ए डैश बी डैश बाटा इसका ए बी, अब बराबर इसका दूरी क्या है ओ ए डैश, अब बटा इसका दूरी ओ ए। अब यहाँ देखिए, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई को h2 कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं h1 कहते हैं। तो h2 बटा h1 बराबर ओ ए, इसको तो प्रतिबिंब की दूरी है, तो प्रतिबिंब की दूरी को हम क्या कहते हैं भी कहते हैं। तो प्रतिबिंब की दूरी को भी कहते हैं। अब वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं यू कहते हैं। अब चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे, सीधा रहता है तो प्लस, अब उल्टा रहता है तो माइनस। तो h2 क्या है नीचे की तरफ है, तो यहाँ माइनस, और यहाँ इधर की दूरी जो होती है वो क्या होती है माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, तो भी यू वाला माइनस, तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो h2 बटा h1 बराबर v बाई यू। तो ये भी आप निकाल सकते हैं, m बराबर, यहाँ m बराबर h2 बटा h1 भी निकल गया। तो इस प्रकार हमारा आवर्धन कंप्लीट हुआ। फिर हम देखेंगे लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पूछ देता है परीक्षा में। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। तो लेंस की क्षमता परिभाषा सिंपल है, फोकस के व्युत्क्रम को, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस का क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस का क्षमता कहते हैं। ध्यान से समझिए, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस का क्षमता कहते हैं। इसका एसआई मात्रक डायऑप्टर होता है। एसआई मात्रक क्या होता है डायऑप्टर। परीक्षा में बार बार पूछता है कि फोकस लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो डायऑप्टर होता है, इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ एफ जो होता है मीटर में होता है, अगर सेंटीमीटर में दिया हो तो हम मीटर में इसको बदल करके तब लेंस की क्षमता निकालते हैं। एक क्वेश्चन और VVI क्वेश्चन हम बताते हैं आप लोगों को कि ये जो होता है लेंस है, ये अवतल लेंस है और ये उत्तल लेंस है। ये उत्तल लेंस में इसका फोकस इधर होता है, एफ इधर होता है, सही से समझिए, फोकस इधर होता है। और इसका फोकस किधर होता है इधर होता है। तो इधर वाला फोकस जो होता है ऋणात्मक होता है, या ये फोकस क्या होता है धनात्मक होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि उत्तल लेंस का क्षमता धनात्मक होता है। ध्यान से समझिए, बोर्ड में पूछ देता है कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी जब धनात्मक होगी तो ये उत्तल लेंस की क्षमता भी क्या होगी प्लस में होगी, धनात्मक होगी। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, तो इसकी क्षमता भी ऋणात्मक होगी। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार हमारा लेंस की क्षमता, आवर्धन और उसके बाद हम लेंस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे उसको बताए। अगले वीडियो में फिर हम लेंस सूत्र को सिद्ध करेंगे। और ये वीडियो आपको पसंद हो लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय तो समय मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।